Hello dear students, today in this video we will study about the next chapter of your unit electricity and the chapter name is electric measurement। और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के अंदर हमारे सामने जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज द किरचॉफ रूल। किरचॉफ इसके दो रूल होते हैं। जो पहला रूल होता है उसे जंक्शन रूल कहा जाता है। जब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि ये जो हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरह है। तो आप इसके बेसिस पे ये भी कह सकते हैं कि आपका जो जंक्शन रूल है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर हमें देखना क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जंक्शन रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जंक्शन किसे कहा जाता है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ें आके मिलती हों। मतलब एक तरह से बहुत सी चीज़ें, 2, 3, 4, 5 चीज़ें जब एक जगह आकर मिलती हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर आकर मिलेंगी उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। वैसा ही कुछ काम इसका यहाँ पर है। मान के चलिए ये आपका एक जंक्शन पॉइंट है आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और इसके अंदर से बहुत सी वायर्स हैं। ये बाहर की साइड में गई हुई हैं या इसकी साइड में आई हुई हैं। हम इतनी वायर मान लेते हैं जो इस पॉइंट से ऑपरेट होने वाली हैं। इसमें से कुछ वायर आपकी ऐसी हम मान के चलते हैं जिनके अंदर से करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, और कुछ ऐसी मान के चलते हैं जिनके अंदर करंट जंक्शन के तरफ से जाने लग रहा है। मान के चलें इनका अलग अलग हम नाम लिख लेते, जैसे कि ये बाहर की साइड जा रहा है, इसको I1 के नाम से लिख लिया, ये I2 के नाम से हो गया। ये जो अंदर की साइड में आता है ये आपका I3 के नाम से हो गया। ये फिर बाहर गया, ये I4 के नाम से लिख लिया। इसको आप बाहर की साइड I5 के नाम से लिख सकते हो, इसको अंदर की साइड में I6 के नाम से लिख सकते हो, इसको अंदर की साइड में आप I7 के नाम से लिख सकते हो। इतनी बात आसान है, क्लियर है। तो जंक्शन रूल जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है, जिसको जंक्शन रूल कहा जाता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। ये जो आपके सामने करंट की मैंने वैल्यू लिखी है, कोई कितना भी एम्पियर का हो सकता है, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 के नाम से जो मैंने लिखा है। यहाँ पर एक और रह गया, इसको I8 के नाम से और लिख लेते हैं जो बाहर की साइड में गया हुआ है। जब हम इनका एल्जेब्रिकल सम करते हैं तो हमेशा आपको इनका जो सम होगा वो 0 के बराबर मिलता है। ये बात हमें इसके अंदर देखनी है। इसके अंदर एक आपको साइन कन्वेंशन के बारे में याद रखना है कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। इसके साइन कन्वेंशन में करंट दैट is going in outward direction is taken as negative in magnitude। जंक्शन से जो भी आपका करंट बाहर की साइड में जाता है, आउटवर्ड में जाता है, आप उसे नेगेटिव लेंगे, और जो जंक्शन की तरफ आने लग रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, और इसमें आप लिख लें, यहाँ पर जो आपका इनवर्ड होगा उसे किस तरह का लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, चलिए इस साइन कन्वेंशन के बेसिस के ऊपर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से लिखेंगे। आपका I1 बाहर की साइड में जाता है -I1, ये I2 आपका बाहर की साइड जा रहा है -I2, I3 आपका अंदर की साइड में आता है I3, I4 बाहर की साइड जा रहा है तो ये आपको नेगेटिव लेना है, I6 आपका अंदर की साइड जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना है, और जो आपका I5 है ये बाहर की साइड जाता है तो I5 नेगेटिव ले लिया, I7 जो आपका अंदर की साइड आ रहा है इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, और जो I8 आपका बाहर की साइड जा रहा है इसको इस तरह से लिखा, और इन सब का जो सम होगा वो हमेशा आपका 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि जंक्शन के पास, कहने का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि जंक्शन के पास जो भी करंट आया उतना ही करंट बाहर की साइड में चला गया, जंक्शन के पास कभी भी कुछ भी नहीं रहता है। इतनी बात आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखनी है। और एक तरह से आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल, इसको एक तरह से क्लोज्ड लूप रूल भी आप कह सकते हैं, क्लोज्ड लूप रूल। ओके। और दूसरा इसके अंदर जब आप इस टॉपिक को करेंगे, बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में, किरचॉफ सेकंड रूल। इसको क्लोज्ड लूप रूल भी बोलते हैं, यहाँ पे क्लोज्ड लिखा हुआ है, क्लोज्ड लूप रूल भी बोलते हैं। और जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज हमारी बैटरी की होती है या जो ईएमएफ हम बैटरी की लेके चलते हैं, हमारे सेल की लेके चलते हैं, जब बाद में पूरी की पूरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी निकाली जाएगी तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू हमारी बैटरी की ईएमएफ के बराबर ही होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी आप सर्किट के अंदर आपकी बैटरी की ईएमएफ से सप्लाई कर सकते हैं, उस एनर्जी के अंदर कभी भी बदलाव नहीं आता है। इसी वजह से ये जो आपका रूल होगा, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। सेकंड रूल जो है उसको क्लोज्ड लूप रूल भी बोलते हैं। दूसरा इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा वोल्टेज ईएमएफ का ही है, तो इसलिए इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए एक बार हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनने के बाद ही हमारा अगला काम स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम एक सेल जोड़ देते हैं जिसकी ईएमएफ हमारी ई के नाम से है, E1 के नाम से लिख लेते हैं, क्योंकि एक सेल हमारी और भी जुड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस R हो जाएगा हमारा। आप इस सर्किट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप एक सेल और जोड़ सकते हैं जिसकी ईएमएफ आप E2 के नाम से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे इसका नॉमिनेशन बाद में कर लेते हैं एक बार। बीच में एक सर्किट आपको यहाँ पर और लगानी है। ये रेजिस्टेंस आपका R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका R3 हो गया। क्लियर? जो आपकी बैटरी पहली वाली बैटरी सेल आपने जो ले रखी है, यहाँ से जो करंट हमें मिलेगा, इस करंट का नाम आप I1 के नाम से लिख सकते हैं। और जो सेकंड नंबर बैटरी है उसकी जो ईएमएफ हमें देगी करंट, आप उसको I2 के नाम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से I1 आया है, यहाँ से I2 आया है, और यहाँ पर जो आपका करंट होगा इसको आप I3 के नाम से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये वाले सर्किट है, इसके अंदर ऊपर की साइड में करंट कितना जाएगा? I1। नीचे वाले सर्किट में कितना आएगा? I2। और यहाँ पर करंट का फ्लो क्या हो रहा है? I3। ये आपका एक छोटा सा इसका डायग्राम है, और इसी डायग्राम के बेसिस के ऊपर आपको अपना काम करना है। साइन कन्वेंशन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, और इस टॉपिक को सोल्व किस तरह से करने हैं उन सब बातों के बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से देखिए, आपको इस सर्किट के अंदर क्लोज्ड लूप बनानी है। क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे नाम रख लिया हमने इसका A, B, C, D, E, F। इसका हमने जो पॉइंट है, पॉइंट के नाम लिख दिए A, B, C, D, E और F। सबसे पहला जो क्लोज लूप हम लेंगे वो कौन सा ले लेते हैं? A, B, E, F, A। यहाँ से A, B, E, F, और यहाँ पर ये आया हमारा A। ठीक है, जो आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो ध्यान रखना है, उस साइन कन्वेंशन के बारे में ध्यान से सुनना। मान के चलें आपको जाना है पहले A से B। बीच में अगर आपकी कोई सेल या बैटरी आ जाती है तो आपको यह देखना है कि आपके सामने जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, जिस लूप से आप जाने लग रहे हैं,
उसमें पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है या नेगेटिव आता है। अगर आपके सामने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आने लग रहा है तो आप ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव आने लग रहा है तो आप ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात, देखिए करंट का फ्लो भी यहां पर होने लग रहा है और साथ में रेजिस्टेंस भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस साइड में हम जाने लग रहे हैं, जैसे हमें जाना पॉइंट ए से बी और उसके बाद बी से इसमें तो ई पे जाना है, तो देखिए बी से हमें जाना बी से ई और हमारा जो करंट है वो भी जाने लग रहा है बी से ई, तो इस सर्किट के अंदर यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपको पॉजिटिव लेना है। अगर जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी जाने लग रहा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज वो नेगेटिव लेना है। सिर्फ इन्हीं दो बातों के बारे में याद रखना है। चलिए एक बार इस चीज का इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए आपको जाना है पॉइंट ए से बी, इसके अंदर करंट तो है आपका I1, लेकिन ए से बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर नहीं होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने लग रहा तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर कोई आपने ईएमएफ भी नहीं जोड़ रखी, सॉरी कोई सेल भी या बैटरी भी नहीं जोड़ रखी है, तो इसको आप छोड़ देंगे एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जाना है आपको बी से ई, यहां बी से ई देखिए करंट जो है वो आपका I3 है और रेजिस्टेंस है वो R2 है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा I3R2, या आप लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, तो उसी के हिसाब से जो करंट है हमारा वो I3 के नाम से लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस R2 के नाम से लिखा हुआ, उसको लिख दिया। फिर उसके बाद हमें B से E आप जा चुके हैं, हमें जाना अब E से F। अब E से F गए तो इसमें देखा कि नहीं करंट तो है I1 लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, ना कोई सेल हमने जोड़ रखा है, तो यहां पर ना तो बैटरी की ईएमएफ लेनी पड़ेगी और ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसको छोड़ देना है। आगे चले भाई, ऊपर वाली लाइन में आपका करंट कितना है जो यहां से चला रहा है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहां पर आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा I1R1। क्लियर। इससे आगे हम चले और हमारे रास्ते के अंदर एक सेल है उसके टर्मिनल आ जाते हैं। अब देखिए जो बैटरी या सेल का जो बड़े वाला टर्मिनल हम दिखाते हैं पेज के ऊपर वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाला नेगेटिव होता है। तो हमारे सामने पहले टर्मिनल कौन सा आया नेगेटिव, तो हम इस सेल की जो ईएमएफ है इसको नेगेटिव लेते हैं। ओके, और इन सभी का जो सम होता है क्लोज लूप रूल के हिसाब से, या एल्जेब्रिकल सम जो इसका होगा, एल्जेब्रिकल सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज जीरो। जो आपका सेकंड रूल है जिसको लूप रूल बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी बैटरी की ईएमएफ और जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रजिस्टर की वजह से, उन सभी का जो समेशन है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। लेकिन ये वो चीज नहीं है जो हमें प्रूव करनी है। हमें प्रूव क्या करना है I3R2 प्लस I1R1 इज इक्वल टू E1। हमें तो इस बात के बारे में जिक्र करना है जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जिक्र किया था कि बैटरी के जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू आपकी सर्किट के टोटल पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा उसके समेशन के बराबर होती है। मतलब जो एनर्जी आप अपनी बैटरी या सेल से दे सकते हैं वो एनर्जी आपकी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, और ये चीज हमने यहां से निकाल के दिखाई है। आप इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब की बार जो आपका क्लोज लूप होगा वो क्या होगा ABCDEFA कंप्लीट ले लेते हैं ABCDEFA। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। आप ए से बी पर आते हैं, कोई करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद बी से सी पे जाते हैं, करंट तो है जिसका नाम आपने I2 के नाम से लिख रखा है लेकिन कोई रजिस्टर नहीं है। जब सी से डी पर जाते हैं, देखिए यहां से सी से जब डी के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने आपकी सेल का कौन सा टर्मिनल सामने आया पॉजिटिव वाला, तो आप इसकी ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। इसके बाद में इसी लाइन के अगर अंदर हम चलें तो यहां से आपका जो करंट है वो I2 यहां पर आने लग रहा है, ये आपका करंट हो गया यहां पर I2। लेकिन आपको जाना है C से D, लेकिन आपका जो करंट है वो आने लग रहा है D से C।
मतलब आपको जाना है सी से डी, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो इससे उल्टी है, वो डी से सी आने लग रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर जो होगा वो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, -I2R3। उसके बाद हमें जाना है डी से एफ के ऊपर या ई के ऊपर या एफ के ऊपर, ई से ई पर गए, एफ पर गए, हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि करंट तो था लेकिन कोई रजिस्टर नहीं था, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद जाना है हमें एफ से ए के ऊपर, एफ से जाते हैं ए पर, तो यहां पर देखिए आपका करंट I1 रजिस्टर R1, आपको भी एफ से ए जाना है और आपका करंट है वो भी एफ से ए जाने लग रहा है, तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, +I1R1। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखिए यहां पर आप चले गए अपनी बैटरी के ऊपर, सेल के ऊपर, यहां पर आपका टर्मिनल पहले कौन सा आया, नेगेटिव, तो इसकी ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं और इसका समेशन क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और यहां पर E2 -E1 इज इक्वल टू I2R3 -I1R1। ये जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसकी वजह से है, आपकी इसकी वजह से, आपकी सेकंड नंबर जो सेल है उसकी वजह से है, माइनस ये जो आपकी सेल है पहले वाली सेल और इसी का ये पोटेंशियल ड्रॉप है। इन दोनों की वैल्यू या इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर इनके पोटेंशियल डिफरेंस के भी पोटेंशियल ड्रॉप है इसके डिफरेंस के बराबर आने लग रही है। मतलब एक बार फिर से आप कह सकते हैं समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। एक बार फिर से आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। और जो आपका किरचॉफ सेकंड रूल है, जिसको क्लोज लूप रूल भी बोलते हैं, वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल भी बोलते हैं, इसी के बिहाफ के ऊपर आपका एक टॉपिक है जो पेपर के अंदर कई बार रिपीट हुआ है, 3 नंबर में तो कई बार आया है ये, जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक है आपका, और ये आपका जो क्लोज लूप रूल है इसी के बेसिस के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले हमारा जो व्हीट स्टोन है हम उसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। पहले डायग्राम देखें इसके बारे में। इस तरह से हमें रेजिस्टेंस जोड़ देने हैं। ओके, यहां पर हम अपना एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहां 2 रेजिस्टेंस हम और जोड़ते हैं यहां पे। ओके, और इस लूप को आप एक्सटर्नल बैटरी जिसकी ईएमएफ आपकी ई होगी उसके साथ में जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक की हम लगा देते हैं। यहाँ से जो आपका करंट है, जो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस का नाम लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो आपके लिखे जाएंगे वो ये P, Q, R एंड S। अब देखिए करंट के बारे में कैसे लिखेंगे। मान के चले यहाँ तक आपका करंट है वो I के नाम से है। ऊपर की साइड में ये वाली जो आपकी साइड है जिसका नाम AB है, इसके अंदर मान के चलें आपका जो करंट है वो चला गया भाई I1 के नाम से। तो नीचे वाली सर्किट के अंदर आपका करंट कितना होगा, I माइनस I1। भाई जो I करंट है आपका वो 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हुआ है, तो ऊपर अगर आप I1 के नाम से लिखते हैं तो यहां पर क्या हो गया, I माइनस I1। यहां पर जाने के बाद आपका जो I1 है वो एक बार फिर से स्प्लिट होगा 2 हिस्सों में। गैल्वेनोमीटर की साइड में जो करंट आता है आप उसका नाम लिख दें IG, तो इस साइड में जो करंट जाएगा उसका नाम क्या होगा, I1 माइनस IG। ओके, यहां से आपका करंट है वो आता है IG, और ये आपका करंट आने लग रहा है I माइनस I1। यहां पर आने के बाद ये दोनों करंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के इस साइड में जाते हैं, और यहां पर आपकी वैल्यू क्या हुई, I
माइनस आई वन प्लस आई जी। यहाँ से i माइनस आई वन तो आने ही लग रहा था और इस साइड से आई जी और आ गया, कनेक्ट हो गए दोनों। तो वैल्यू क्या हुई, i माइनस आई वन प्लस आई जी, और बाहर जाने के बाद में ये आपकी जो वैल्यू है ये i के नाम से ही हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ये वाला करंट आएगा, यहाँ से ये वाला करंट आने लग रहा है। तो देखिए समेशन होगा तो क्या बनेगा, आई वन माइनस आई जी, और यहाँ से प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी। यहाँ से आई वन से आई वन कट जाता है, आई जी से आई जी कट जाता है, आपके पास दोबारा से आई करंट यहाँ पर रह जाता है। इतनी बात समझ में आई। जो 4 रेजिस्टेंस आपने जोड़ रखे हैं P, Q, R और S, इनका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इस तरह से है कि मान के चलें आपके पास 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S के नाम से, और चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ रखा है कि वो एक ब्रिज फॉर्म करें, एक ब्रिज बनाएं। और उस कंडीशन में अगर आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर जो करंट, जो हाईली करंट सेंसिटिव होता है, अगर ये आपका डिवाइस किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, तो आपका जो ब्रिज है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S, इसको वो सेटिस्फाई करेगा। A पॉइंट, B पॉइंट, यहाँ पर ये C पॉइंट लिख लेते हैं, और ये आपका हो गया D पॉइंट। चलिए अब इसकी लूप बनाने स्टार्ट करते हैं। 2 लूप हम यहाँ पर बनाएंगे। पहली जो हमारी क्लोज लूप होगी वो क्या होगी, A B D A, A B D A। देखिए यहाँ पर आपका करंट की तरफ A से B जाना है आपको, और करंट भी आपका A से B जाने लग रहा है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस तो है P और करंट है I1, तो क्या हो गया पोटेंशियल ड्रॉप I1P। यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है हम इसको कैपिटल G के नाम से ही लिख लेते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। हमने गैल्वेनोमीटर का कैपिटल G के नाम से लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप D से A जाते हैं, देखिए आपका करंट है वो तो जाने लग रहा है A से D, लेकिन आपको जाना है D से A, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस R इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा रूल होता है किरचॉफ जंक्शन रूल, सॉरी लूप रूल, कि टोटल आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0 के बराबर होगा। दूसरा जो क्लोज लूप हम लेंगे वो होगा हमारा B C D B, सेकेंड नंबर के ऊपर। तो B से C पे जाएंगे तो I1 माइनस IG इंटू Q इज सॉरी माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस I स्मॉल g इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। इसको और इसको मैंने नेगेटिव ले रखा है, इसको पॉजिटिव ले रखा है। वजह आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं, क्योंकि वो हमारा साइन कन्वेंशन है। किरचॉफ जो प्रिंसिपल है उसके अंदर एक बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, और मैंने डेफिनेशन के अंदर बताई भी। अगर आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करने का मतलब होता है कि आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट जो जाता है उसकी वैल्यू 0 हो, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। चलो एक काम करते हैं, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों में हम IG की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। I1P, यहां पर ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 आप इसको लिख सकते हैं। 4th नंबर इक्वेशन क्या होगी, 4th नंबर इक्वेशन होगी हमारी I1Q, क्योंकि I1 के अंदर 0 जाएगा तो I1 ही रहेगा, माइनस I माइनस I1 प्लस IG, ये 0 होगा तो यहां पर क्या बचेगा, I माइनस I1 इंटू S, और ये वाली वैल्यू हमारी 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई J इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4th हो जाती है। ओके, आप 3rd नंबर इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, और जो 4th नंबर है इसको लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S।
इसको आप एक काम करें, 5th नंबर लिख लें, इसको 6th नंबर लिख लें। अगला काम हमारा क्या होगा, एक काम करते हैं, 5th नंबर इक्वेशन को 6th नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या वैल्यू हमारे पास बची है यहाँ पर, P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर रह जाती है। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमने देखी थी, क्या इक्वेशन थी, P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर लास्ट में लाकर प्रूव कर दिया है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपको आपका प्रूफ कैसे मिला, केवल इस कंडीशन पे मिला कि जब आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।